अगले दिन से मैंने उस आइडिया पर काम करना शुरू किया। सुबह सुबह मैंने लंदन के रेड टेलीफोन बॉक्स, लंदन शहर के वो टेलीफोन बूथ जो अपने डिजाइन के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है, से स्कॉटलैंड यार्ड को गुप्त इन्फॉर्मर बनकर एक फोन किया और उन्हें बताया कि हिल्टन ब्रिज के नीचे एक कार पड़ी है, शायद किसी का जबरदस्त एक्सीडेंट हो गया है। मैं जानता था उस एक फोन कॉल से क्या होगा। वो एक दूरगामी सोच थी। Who is speaking? स्कॉटलैंड यार्ड का ऑफिसर चीख चीख कर बोला। And from where? Don't inquire so much. मैं भरभराए स्वर में बोला। Focus on the information given to you. Hello, hello. स्कॉटलैंड यार्ड का ऑफिसर चिल्लाता रह गया। मैंने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। फोन डिस्कनेक्ट करने के बाद मैं सीधा रॉबिन के पास पहुंचा। रॉबिन तभी पुलिस हेडक्वार्टर से आया था। क्यारा को कुछ पता चला? नहीं। रॉबिन बेहद बुझे हुए स्वर में बोला। पुलिस से कुछ पता चला हो? किसी से कुछ पता नहीं चला। मैं उसे तलाश कर करके थक चुका हूँ। ऐसी कोई जगह नहीं जहां मैंने उसे न तलाश किया हो। वो होटल भी बहुत ढूंढा जहां वो आकर रही होगी। उस होटल का भी कुछ पता नहीं चला। ओह। बातचीत करते करते रॉबिन ने टीवी ऑन कर दिया। टीवी पर न्यूज आ रही थी। इस बीच उसने इंटरकॉम से 2 कॉफी भी ऑर्डर कर दी। फिर अब क्यारा को कहाँ तलाश करोगे? मैंने बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए पूछा। मुझे खुद कुछ समझ नहीं आ रहा है। रॉबिन बेहद बुझे हुए स्वर में बोला कि मैं कहाँ तलाश करूं उसे। वो सच में बहुत टेंशन में था। परेशानी उसके चेहरे से साफ साफ झलक रही थी। उसकी हालत ऐसी थी जैसे बातचीत करते करते वो रो पड़ेगा। साफ लगता था कि वो क्यारा से बेहद प्यार करता था और अब उसके गायब होने की वजह से बहुत परेशान था। तभी वेटर कॉफी भी सर्व कर गया था। हम दोनों गर्मा गर्म कॉफी सिप करने लगे। अभी हम कॉफी सिप कर ही रहे थे कि एकाएक टीवी पर हिल्टन ब्रिज के नीचे से बरामद हुई कार की ब्रेकिंग न्यूज चलने लगी। टीवी पर क्रेन से कार को बाहर निकालते हुए दर्शाया जा रहा था। स्कॉटलैंड यार्ड की कई पेट्रोलिंग कार हिल्टन ब्रिज के पास खड़ी थी। न्यूज में बताया जा रहा था कि एक्सीडेंट जबरदस्त था और स्कॉटलैंड यार्ड का मानना है कि वो एक्सीडेंट कई दिन पहले हुआ है। अलबत्ता कार के अंदर से किसी की लाश बरामद नहीं हुई है। हाँ, कुछ लेडीज सामान जरूर कार में था। फिर वो सामान भी टीवी पर दिखाया जाने लगा। उसमें एक लेडीज वैनिटी बैग, एक टूटा हुआ सेलफोन और वैनिटी बैग के अंदर से बरामद हुआ कुछ मेकअप का सामान था, जैसे मस्कारा, कॉम्पैक्ट, आई शैडो और लिप लाइनर वगैरह वगैरह। उस सामान को देखते देखते रॉबिन एकाएक कॉफी पीना भूल गया और वो झटके के साथ अपनी जगह से उठकर खड़ा हुआ। क्या हुआ? मैंने चौंकने का अभिनय किया। ये वो एकदम हड़बड़ा कर बोला। ये सारा सामान तो क्यारा का है। क्या कह रहे हो? मैंने भी जानबूझकर जबरदस्त हैरानी का प्रदर्शन किया। हाँ। रॉबिन बोला। मुझे अभी पुलिस के पास जाना होगा। पुलिस? हाँ, पुलिस। वो शब्द बोलते बोलते रॉबिन फौरन कमान से छूटे तीर की तरह दरवाजे की तरफ झपटा। मैं भी उसके पीछे पीछे झपटा। अभी तक सब कुछ मेरी योजना अनुसार हो रहा था। मैं रॉबिन के साथ फौरन स्कॉटलैंड यार्ड के हेडक्वार्टर पहुंचा। वो एक बहुमंजिला इमारत थी और लंदन शहर में कानून व्यवस्था बनाए रखने की वजह से बेहद प्रसिद्ध थी। यस प्लीज। स्कॉटलैंड यार्ड का एक ऑफिसर बेहद सम्मानित लहजे में बोला। आई एम रॉबिन। रॉबिन बेहद हड़बड़ाया हुआ धारा प्रवाह अंग्रेजी में बोलता चला गया। अभी अभी हिल्टन ब्रिज पर जिस कार एक्सीडेंट की न्यूज टीवी पर दिखाई जा रही है, मुझे उस कार से बरामद सामान देखना है। Why? I guess it's my fiancée Kiara stuff. I am worried. My fiancée. बोलते बोलते रॉबिन की आवाज बहुत बुरी तरह रूंध गई। रिलैक्स। मैंने जल्दी से आगे बढ़कर रॉबिन को संभाला। रिलैक्स, डोंट वरी। तब तक स्कॉटलैंड यार्ड का ऑफिसर भी सारी परिस्थिति समझ चुका था। Give me 5 minutes. स्कॉटलैंड यार्ड का वो ऑफिसर अंदर गया। फिर 2 मिनट में ही वो वापस आया और उसके बाद वो हम दोनों को अपने साथ अंदर ले गया। जल्दी हम दोनों उस रूम में खड़े थे जहां क्यारा का कार से बरामद सामान रखा गया था। वो सामान रॉबिन को दिखाया गया। शक की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। रॉबिन उस सामान को देखते ही रो पड़ा।
ये सब मेरी क्यारा का सामान है। रॉबिन फपक पड़ा। क्यारा का ही सामान है। मैंने रॉबिन को संभाला, उसे हक किया। इज दिस क्याराज? मैंने आगे के शब्द जानबूझकर अधूरे छोड़ दिए। एनी इंफॉर्मेशन? नो। स्कॉटलैंड यार्ड के ऑफिसर की गर्दन तुरंत इनकार में हिली। वी डिड नॉट गेट एनी डेड बॉडी नियर द कार। डेड बॉडी? मैंने पुनः चौंकने का अभिनय किया। यस। वो अंग्रेजी में ही बोला। इतनी हाइट से गिरने के बाद किसी की भी बचने की गुंजाइश बहुत कम है। हमारी एक टीम आसपास के एरिया में डेड बॉडी तलाश करने की कोशिश कर रही है, जबकि दूसरी टीम होटल थॉमसन रवाना होने वाली है। आई थिंक मिस्टर रॉबिन, तुम्हें हमारी टीम के साथ होटल जाना चाहिए। शायद वहां तुम्हें अपनी फियांसी के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन मिले। रॉबिन तुरंत होटल जाने के लिए तैयार हो गया। मैं पहले ही उसके साथ था। सब कुछ योजना अनुसार चल रहा था, एकदम परफेक्ट, फुल प्रूफ अंदाज में। अगर सब कुछ इसी तरह चलता रहा तो बहुत जल्द मैं और छाया अपने मकसद में कामयाब हो जाने थे। स्कॉटलैंड यार्ड की टीम के साथ हम दोनों जल्दी होटल थॉमसन पहुंचे। होटल पहुंचते ही हमें क्यारा के बारे में और भी कई नई और अद्भुत जानकारियां मिली। सबसे पहले तो उस रूम का ही पता चल गया जिसमें क्यारा ठहरी हुई थी। वो रूम अभी भी बंद था और होटल स्टाफ आज भी उसके लौटने का वेट कर रहा था। रूम होटल के रजिस्टर में क्यारा के नाम पर ही दर्ज था। माय गॉड! होटल के रजिस्टर में क्यारा का नाम देखते ही रॉबिन फिर फपक पड़ा। वो सच में क्यारा से बहुत प्यार करता था। कई बार तो उसका प्यार देखकर मेरा दिल इतना पसीजा कि मन चाहा उसे सब कुछ बता दूं। मैंने बड़ी मुश्किल से अपनी भावनाओं पर काबू किया, बड़ी मुश्किल से खुद को वो राज उगलने से रोका। कुल मिलाकर स्कॉटलैंड यार्ड की निगरानी में होटल के उस रूम का दरवाजा खोला गया तो अंदर से क्यारा का ही लगेज मिला। अब शक की कोई गुंजाइश ही नहीं बची थी कि उस कार में क्यारा का ही एक्सीडेंट हुआ है। रॉबिन उस हादसे की वजह से बेहद इमोशनल हो गया। उसे क्यारा को अपने साथ ले जाने की उम्मीद खत्म होती नजर आने लगी। नहीं, मेरी क्यारा नहीं मर सकती। वो बार बार अब वही बात दोहराए जा रहा था। नहीं मर सकती, वो मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। वो दो शब्द बोलता था और रो पड़ता था। वो अपनी भावनाओं को कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा था। इसी में मेरी और छाया की जीत थी। आखिर यही तो मैं चाहता था कि रॉबिन क्यारा को मरा हुआ समझ ले और फिर जल्द से जल्द वापस दिल्ली लौट जाए। इससे क्यारा की कहानी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाती। अगले 3 दिन स्कॉटलैंड यार्ड पुलिस क्यारा की डेड बॉडी तलाश करती रही। उन्होंने घटनास्थल के आसपास के क्षेत्र का चप्पा चप्पा छान मारा, लेकिन उन्हें न लाश मिलनी थी न मिली। 3 दिन मैं और रॉबिन भी स्कॉटलैंड यार्ड के साथ रहे, चप्पे चप्पे पर घूमे। फिर वो दिन भी आया जब स्कॉटलैंड यार्ड ने ये कहकर वो केस फाइल बंद कर दी कि क्यारा की मौत हो चुकी है और उसकी लाश पानी में बहते हुए जरूर कहीं दूर निकल गई है। नहीं। रॉबिन होटल के अपने रूम में बिलख बिलख कर रो पड़ा। मेरी क्यारा मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। होनी को कौन टाल सकता है? मैंने रॉबिन को क्यारा की मौत का यकीन दिलाने की कोशिश की। शायद यही उसका भाग्य था। शायद वो इतनी कम उम्र लेकर ही इस पृथ्वी पर आई थी, लेकिन मेरा दिल नहीं मानता। रॉबिन ने रोते हुए ही बोला, मुझे लगता है मेरी क्यारा जिंदा है। वो यही इसी शहर में है। ये तुम्हारा प्यार है। मैंने कहा, जो तुम क्यारा के बारे में ऐसा सोच रहे हो। रॉबिन फिर भी रोता रहा, लेकिन अंततः वही हुआ जो होना था। रॉबिन के पास अब इस बात को मानने के अलावा दूसरा कोई रास्ता न था कि क्यारा मर चुकी है। वो रोजाना हिल्टन ब्रिज की पथरीली सीढ़ियां उतरते हुए उस जगह पर पहुंच जाता था जहां क्यारा की कार का एक्सीडेंट हुआ था, और घंटों घंटों वहां आसपास क्यारा को आवाज देता हुआ उसे खोजता था। क्यारा! वो पागलों की तरह चिल्लाता था, क्यारा! लेकिन क्यारा वहां होती तो मिलती भी। उसकी आवाज चारों तरफ गूंजकर वापस उसी के पास लौट आती। तुम खामखा परेशान हो रहे हो। मैंने अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखते हुए कहा, इतनी हाइट से गिरने के बाद तुम्हें क्या लगता है कोई बच सकता है? रॉबिन फिर भपक पड़ा। जब उसके पास किसी सवाल का जवाब देने के लिए नहीं होता था तो वो रो पड़ता था। आंसू ही जैसे अब उसकी किस्मत बन गए थे। फिर वो दिन भी आया
जब उसने भावुक मन से दिल्ली जाने का फैसला किया। इस बीच उसके ऑफिस से भी बहुत फोन आते रहते थे। उसके ऊपर काम का बड़ा प्रेशर था। डीडीए का कोई बड़ा ऑफिसर उससे बात करना चाहता था। उसकी कुछ पेमेंट भी डिपार्टमेंट में फंसी हुई थी, जिसकी इन्फॉर्मेशन उसके ऑफिस का स्टाफ उसे देता था। लेकिन रॉबिन को कुछ परवाह ही नहीं थी। उसका दिल दिमाग तो सिर्फ पूरी तरह क्यारा पर अटका था। वो क्यारा के अलावा कुछ सोचता ही नहीं था। बहरहाल जब उसने दिल्ली जाने का फैसला किया तो मेरा मन प्रसन्न हो उठा। मैंने खुद जल्दी से उसके टिकट बुक कराए। अगले दिन के ही टिकट मिल गए। शाम 6 बजे की उसकी फ्लाइट थी। सब कुछ फटाफट हो गया। वही तो मैं चाहता था।